गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के 50 प्रश्न उत्तर। इससे पहले हमने जो क्लासेस किए हैं जिसमें हमने 1000, 1100, 2000 प्रश्न उत्तर की चर्चा की है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न उत्तर जो हैं ये विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस और भी जो विभिन्न प्रकार के परीक्षाएं हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर क्लासेस हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। हमने अब तक 20,000 से भी अधिक प्रश्न उत्तर की चर्चा की है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यहाँ पे पूछा गया है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा मानी जाती है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राहुल सांस्कृतायन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2004 में। तो मेरी जीवन यात्रा के लेखक हैं राहुल सांस्कृतायन और ये प्रकाशित हुआ था 1946 में। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और इसको जो है 5 खंडों में प्रस्तुत किया गया है। तो मेरी जीवन यात्रा जो है इसको 5 खंडों में प्रस्तुत किया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल सांस्कृतायन की आत्मकथा का नाम क्या है? फिर से वही प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2001 में और फिर से ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2004 में। तो राहुल सांस्कृतायन की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेरी जीवन यात्रा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। मेरी जीवन यात्रा के लेखक हैं राहुल सांस्कृतायन, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा के लेखक का नाम क्या है? तो कस्तूरी कुंडल बसे के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेय पुष्पा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। मैत्रेय पुष्पा जो हैं ये कस्तूरी कुंडल बसे के लेखक हैं, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2005 में और ये प्रकाशित हुई थी 2002 में। और ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत आती है। तो यहां से जो है 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा ऑप्शन यहां पे सही है? तो निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा ऑप्शन यहां पे सही है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टुकड़े टुकड़े दास्तान। इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी सहचर है समय ये गलत है, कस्तूरी कुंडल बसे ये भी गलत है और घर की बात ये भी गलत है। परंतु आपका टुकड़े टुकड़े दास्तान इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में और यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति मानी जाती है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति मानी जाती है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीराम शर्मा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है।
श्री राम शर्मा जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति का नाम क्या है। तो कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हम हशमत। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ये जो है कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है हम हशमत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक का नाम क्या है। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रकाशित हुई थी 1876 में कवि वचन सुधा में। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि ये कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये प्रकाशित हुई थी कवि वचन सुधा 1876 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना मानी जाती है। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संस्मरण। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। संस्मरण के अंतर्गत आती है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। और ये प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक का नाम क्या है। तो याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति का नाम क्या है या इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, काशीनाथ सिंह। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, काशीनाथ सिंह इसके लेखक हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखाएं बोल उठी रेखाचित्र किसने लिखा है। तो रेखाएं बोल उठी रेखाचित्र के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र सत्यार्थी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न नेट में कई बार पूछा गया है। तो रेखाएं बोल उठी के लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 और यूपीपीएससी परीक्षा 2018। तो 3 प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है। तो देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेखाएं बोल उठी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रेखाएं बोल उठी के लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2010 में। माटी की मूर्तें नामक रेखाचित्र किसने लिखा है। तो माटी की मूर्तें नामक रेखाचित्र के लेखक का नाम क्या है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। राम वृक्ष बेनीपुरी जो है ये माटी की मूर्तें नामक रेखाचित्र के लेखक हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है। तो गेहूं और गुलाब की विधा क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे
सही होगा। ना ही ये उपन्यास के अंतर्गत आती है, ना ही कहानी और ना ही नाटक। तो गेहूं और गुलाब जो है ये आती है रेखाचित्र के अंतर्गत। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ये जो है रेखाचित्र के अंतर्गत आती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल तारा की विधा क्या है? तो लाल तारा किस विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेखाचित्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, ये जो है रेखाचित्र के अंतर्गत आती है लाल तारा। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2000 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना मानी जाती है? ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। पहले पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2002 में और फिर से पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2004 में। तो माटी की मूर्तें किस विधा की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेखाचित्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रेखाचित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। माटी की मूर्तें के लेखक का नाम क्या है? तो माटी की मूर्तें के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। ये 2012 में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र का नाम क्या है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो रेखाचित्र और सेतुबंध ये दोनों जो हैं ये बनारसी दास चतुर्वेदी की रचनाएं मानी जाती हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में। तो रेखाचित्र और सेतुबंध ये दोनों जो हैं ये बनारसी दास चतुर्वेदी की रचनाएं मानी जाती हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखाचित्रकार का नाम क्या है? तो अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखाचित्रकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सत्यवती मलिक। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखाचित्रकार का नाम है सत्यवती मलिक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। ये पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 और पीजीटी परीक्षा 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है महादेवी वर्मा का रेखाचित्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो महादेवी वर्मा का रेखाचित्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही नहीं है। तो आपका ए, बी और सी तीनों गलत है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2011 में। ये सभी जो हैं ये संस्मरणात्मक रेखाचित्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना रेखाचित्र है? तो इनमें से कौन सी रचना जो है वो रेखाचित्र के अंतर्गत आता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पथ के साथी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जो है पथ के साथी ये रेखाचित्र के अंतर्गत आती है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में और इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। तो यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि पथ के साथी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा और ये प्रकाशित हुई थी 1956 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं।
तो पथ के साथी ये प्रकाशित हुई थी 1956 में और इसके लेखक का नाम है महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मृति की रेखाएं, रेखांकन के रचनाकार का नाम क्या है? तो स्मृति की रेखाएं, रेखांकन के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2004 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? तो फिर से पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं मिलता है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो हरिओध जी की संस्मरण जो है वो पथ के साथी के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न जो है दो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। सबसे पहले ये पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 और फिर से ये पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018। तो दोनों प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो महादेवी वर्मा ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेरा परिवार। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न नेट और नवोदय विद्यालय परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो इनमें से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं माना जाता, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मंटो मेरा दुश्मन। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जो है मंटो मेरा दुश्मन, ये महादेवी वर्मा का रेखाचित्र नहीं माना जाता। ये जो है उपेंद्र नाथ अश्क का संस्मरण माना जाता है। तो यहाँ से जो है प्रश्न आ सकता है कि मंटो मेरा दुश्मन के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क और ये जो है संस्मरण के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, ये सभी जो हैं ये महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? तो निम्न में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं मानी जाती, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कठ गुलाब। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। कठ गुलाब जो है ये रेखाचित्र विधा के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। ये उपन्यास के अंतर्गत आती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। कठ गुलाब जो है ये उपन्यास के अंतर्गत आती है और इसके लेखक का नाम है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग इसके लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे प्रश्न पूछा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर बी, इधर इधर की बातें। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इधर इधर की बातें जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की संस्मरण नहीं मानी जाती। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2011 में। और यहाँ प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इधर इधर की बातें, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं राम कुमार खेमका। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। राम कुमार खेमका जो है इसके लेखक हैं इधर इधर की बातें। बाकी अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता और विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर, ये जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं मानी जाती हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना नहीं मानी जाती? तो इनमें से कौन सा संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना नहीं मानी जाती, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्योति विहग। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जो है संस्मरण रेखाचित्र के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये जो है ज्योति विहग, ये एक आलोचनात्मक पुस्तक मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये जो है एक आलोचनात्मक पुस्तक मानी जाती है, ज्योति विहग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेखाचित्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रकाशित हुई थी 1937 में। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? तो बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री राम शर्मा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल के जीव के रचनाकार का नाम क्या है? तो जंगल के जीव के रचनाकार का नाम क्या है या इसके लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, श्री राम शर्मा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, श्री राम शर्मा। और ये प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल के जीव कृति के लेखक का नाम क्या है? सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2003 में। और फिर से ये प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जंगल के जीव कृति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, श्री राम शर्मा। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? तो हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पद्म पराग। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना मानी जाती है पद्म पराग। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? तो हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रसादोत्तर युग में। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये
जो है विश्व युद्ध के समय ये आरंभ हुआ था, रिपोर्टाज, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? तो नवीन रिपोर्टाज की परंपरा जो है ये किस रचना से आरंभ होती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मीपुरा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। लक्ष्मीपुरा से रिपोर्टाज की परंपरा शुरू होती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसके लेखक का नाम है शिवदान सिंह चौहान। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि लक्ष्मीपुरा के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2003 में। और लक्ष्मीपुरा से रिपोर्टाज की परंपरा का आरंभ होता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना मानी जाती है? तो लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्टाज। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसे प्राप्त होता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसे प्राप्त होता है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी, शिवदान सिंह चौहान। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना मानी जाती है? तो अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्टाज। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या है? तो अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश चंद्रगुप्त। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो प्रकाश चंद्रगुप्त अल्मोड़े का बाजार नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बंगाल का अकाल बहुत ही प्रसिद्ध रिपोर्टाज है, तो इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, रांगे राघव। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। रांगे राघव जो हैं ये बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना मानी जाती है? सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में। और फिर से ये प्रश्न पूछा गया है जीआईसी परीक्षा 2017 में। तो बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, रांगे राघव। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, रांगे राघव। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रांगे राघव। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2002 में। तो तूफानों के बीच के लेखक हैं रांगे राघव। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तूफानों के बीच किस विधा की रचना मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो तूफानों के बीच किस विधा की
रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिपोर्ताज। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, रिपोर्ताज के अंतर्गत आती है तूफानों के बीच। और ये प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 में। प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज के लेखक का नाम क्या है? तो प्लाट का मोर्चा नामक रिपोर्ताज के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, शमशेर बहादुर सिंह। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, शमशेर बहादुर सिंह इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत किस विधा के अंतर्गत आती है? तो प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत किस विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ताज। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रिपोर्ताज। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ 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 हिंदी साहित्य के किस विधा की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध कृति या रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रिपोर्ताज साहित्य। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ये जो है रिपोर्ताज साहित्य की रचना मानी जाती है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2011 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी गद्य विधाएं विगत 15-20 वर्षों की देन है? तो इनमें से कौन सी गद्य विधाएं विगत 15-20 वर्षों की देन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ताज और फीचर लेखन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रिपोर्ताज और फीचर लेखन जो है ये विगत 15-20 वर्षों की देन है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था केवीएस परीक्षा 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनेंद्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है और जीआईसी परीक्षा 2012 में भी पूछा गया है। तो जैनेंद्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, नंद कुमार कोहली। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, नंद कुमार कोहली इसके लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, जैनेंद्र जी के साथ कुछ घंटे। और ये जो है इंटरव्यू विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाता है कि जैनेंद्र के साथ कुछ घंटे किस विधा की रचना मानी जाती है? तो ये जो है इंटरव्यू के अंतर्गत आती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरयू पार की यात्रा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, सरयू पार की यात्रा जो है इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रावृत्त कौन सा माना जाता है? तो निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रावृत्त कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिपुंज हिमालय। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ज्योतिपुंज हिमालय इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 और यूपीपीएससी परीक्षा 2018। तो दोनों अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्त
वृत्तांतकार का नाम क्या है? तो हमारी यात्रा के लेखक का नाम क्या है, या यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम क्या है? हमारी यात्रा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोचन प्रसाद पांडेय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो हमारी यात्रा के लेखक हैं लोचन प्रसाद पांडेय, और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 और पीजीटी परीक्षा 2011, दोनों अलग अलग प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि हमारी यात्रा वृत्तांतकार के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं लोचन प्रसाद पांडेय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और ये प्रकाशित हुई थी 1915 में। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम क्या है? तो लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, गोपाल राम गहमरी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, गोपाल राम गहमरी। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 और यूपीपीएससी परीक्षा 2018। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है उनका नाम क्या है? तो यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है उनका नाम क्या है? ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राहुल सांस्कृतायन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। राहुल सांस्कृतायन को यात्रा वृत्तांतकार भी कहा जाता है और एक यायावर भी कहा जाता है। तो राहुल सांस्कृतायन को यात्रा वृत्तांतकार कहा जाता है और यायावर भी कहा जाता है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2009 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक का नाम क्या है? तो घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, राहुल सांस्कृतायन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2002 में, और फिर से ये प्रश्न पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2002 में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांस्कृतायन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना मानी जाती है? अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना मानी जाती है, या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, यात्रा वृत्तांत। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना मानी जाती है? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो है यात्रा साहित्य के अंतर्गत आती है। अरे यायावर रहेगा याद किसकी रचना मानी जाती है? तो अब प्रश्न पूछा गया है, अरे यायावर रहेगा याद किसकी रचना मानी जाती है, या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यह प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बूंद सहसा उछली यात्रा साहित्य के लेखक का नाम क्या है? तो एक बूंद सहसा उछली यात्रा साहित्य के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद वासनायन अज्ञेय। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, अज्ञेय इसके लेखक हैं। एक बूंद सहसा उछली, और ये जो है यात्रा साहित्य के अंतर्गत आती है।
तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा क्या है? तो एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यात्रा वृतांत। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ये जो है यात्रा वृतांत के अंतर्गत आती है एक बूंद सहसा उछली। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे प्रश्न पूछा गया है एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत माना जाता है? तो एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा साहित्य माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए अज्ञे। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2000 में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने जो है 60 प्रश्न उत्तर की चर्चा की, जिसमें यात्रा साहित्य, जीवनी, रिपोर्टाज के प्रश्न उत्तर आज हमने चर्चा किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे गद्य विधाएं हैं, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।